हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में मैं वीरक्षा त्रिवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वार्म वेलकम करती हूँ। तो आज मैं बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट लेके आई हूँ जो है अधिवक्ताओं के नामांकन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। आप लॉ ग्रेजुएट तो हो गए, उसके बाद ये सवाल हर एक स्टूडेंट के मन में आता है कि अब हम आगे नामांकन कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आज ये सब्जेक्ट लेके आई हूँ क्योंकि थर्ड ईयर एलएलबी की एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, अगर क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो मूट कोर्ट में आ सकता है कि अधिवक्ताओं के नामांकन की प्रक्रिया समझाइए। तो सबसे पहले आप परिचय लिखोगे कि जनसाधारण को न्याय प्रदान कराने का काम अधिवक्ता या वकील करते हैं। ठीक है। इस प्रकार अधिवक्ता से अभिप्राय यह है कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, अर्थात अपने पक्षकार की ओर से न्यायालय में बोलना, उनको न्याय दिलाना। न्यायालय में पक्षकारों की ओर से पैरवी करता है, न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकार का पक्ष प्रस्तुत करता है, उसे उस पक्षकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है। तो अधिवक्ता की परिभाषा किस में दी गई है? तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2(1) क में दी है। अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है। और दूसरी परिभाषा हम देखेंगे विधि व्यवसायी की, तो वो परिभाषा दी गई है धारा 2(1) ज में। तो विधि व्यवसायी में उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता अभिप्रेत है। तो ये दोनों परिभाषाएं अधिवक्ता की शाब्दिक परिभाषाएं नहीं दिख रही, आप तुरंत समझ गए होंगे। तो इन दोनों परिभाषाओं में क्या कॉमन निकल रहा है? ये कॉमन निकल रहा है कि अधिवक्ता वह है जो विधिज्ञ परिषद की नामावली में दर्ज है। अब ये नामावली में दर्ज करने की कौन कौन सी प्रक्रिया है, एक तो मैं प्रैक्टिकली नॉर्मल भाषा में समझाऊंगी और दूसरा आपको एग्जाम के व्यू के हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट में मैंने सबसे पहले ये लिखा है कि वह भारत का नागरिक हो। हाँ, पर चार्ट के अंदर आप ये लिखोगे कि धारा 24 की क्वालिफिकेशंस। ठीक है। तो सबसे पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे। भारत के नागरिक के लिए आप छोटा पैराग्राफ लिख सकते हो। दूसरा है उसकी आयु 21 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिला करता है उस दिन वो 21 वर्ष का पूरा होना चाहिए। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम आयु कोई लिमिट नहीं है, आप 50, 60, 65 वर्ष के होके भी आप नामांकन दर्ज करा सकते हो। और थर्ड टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी है, वह है विधि स्नातक, यानी कि लॉ ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक राजस्थान का बहुत ही अच्छा केस है 2009 का, वो आप लिख सकते हो कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बनाम परमानंद शर्मा AIR 2009 राजस्थान 120 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि विधिक सेल में किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपना मात्र उसका विधिक अधिकारी होना नहीं जाना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को विधिक अधिकारी के रूप में कभी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, उसे अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के मात्र पात्र माना गया है। ठीक है। यानी कि अधिवक्ता के रूप में उसका नामांकन होना बहुत ही जरूरी है। चौथी शर्त है विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान, यानी कि राज्य परिषद ने जो नामावली के लिए जो विहित शुल्क फिक्स किया है उसका भुगतान करना जरूरी है। साथ में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन यदि कोई स्टाम्प शुल्क अगर फिक्स किया है तो दिया जाना अपेक्षित है। और पांचवा पॉइंट है आपका अन्य शर्तों का पूरा किया जाना। तो जो राज्य विधिक परिषद होते हैं वो समय समय पर अपने नियम निर्धारित करती है और जो कोई शर्तें होती है वो उनको पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि कब नामांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये मैंने ई पॉइंट में लिखा है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 क में, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 24A में, उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें आप नामावली में, जो विधिज्ञ परिषद की नामावली में आप नाम दर्ज नहीं कर सकते। सबसे पहला है फर्स्ट पॉइंट,
यदि किसी व्यक्ति को नैतिक अधमता यानी कि मोरल टर्पिट्यूड से संबंधित अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, यानी कि कोर्ट ने उसको नैतिक अधमता के लिए दोष सिद्ध ऑलरेडी ग्राहित कर चुके हैं, तभी आप नामांकन दर्ज नहीं कर सकते। दूसरा, उसने अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि ऐसे व्यक्ति को नैतिक अधमता को सम्मिलित करने वाले किसी आरोप पर राज्य के अधीन रोजगार कार्यालय से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, यानी कि उसको ऐसे जो राज्य का जो रोजगार कार्यालय है उसमें अगर वो काम कर रहा हो और किसी कारणवश उसको हटाया गया हो तो भी वो नामांकन नहीं कर सकता। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये उनको उस पद से हटाए जाने के 2 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगी, यानी कि 2 वर्ष बाद वो दोबारा नामांकन कर सकता है। और जो ये सिद्ध दोष व्यक्ति की अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 है, उसके अधीन परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है यदि वो दोष सिद्ध नामांकन में बाधक नहीं होएगा। ठीक है। तो इस प्रकार कब इसका नामांकन नहीं कर सकते और कब कर सकते वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको ये भी बता दूंगी जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम जो करते हैं वो। ठीक है। ये तो आपका एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने बताया। तो सबसे पहले जैसे ही आपको नामांकन की प्रक्रिया का दिमाग में आता है उसके पहले ये देखना है कि कैंडिडेट ने कोई यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री हासिल करी है कि नहीं। दूसरा है फिर राज्य का बार काउंसिल है, जैसे कि आपको राजस्थान राज्य के बार काउंसिल में एनरोलमेंट करना है तो राजस्थान राज्य की जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है उसमें जाके आप पूरा फॉर्म भरोगे। आपकी जो भी डिग्री है 10th 12th माइग्रेशन सर्टी प्रोविजनल एडमिशन आपकी फ़ीस है वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें आवश्यक जितने भी दस्तावेज जो जो लिस्ट में मांगेंगे वो आपको करना है। और उसके बाद राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है और सत्यापन और अनुमोदन के बाद एक आपको अंतिम नामांकन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और फिर 5वां टॉपिक आपका आता है कि अखिल भारतीय बार परीक्षा, जिसे हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहते हैं, AIBE, उसको आपको पास करना जरूरी है। 3.5 घंटे की एग्ज़ाम होएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे ABCD में और आपको 27 से 28 लॉज पढ़ने हैं। ये एग्ज़ाम हर कोई पास नहीं कर सकता और आप एनरोलमेंट करते हो उसके 2 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम के अटेम्प्ट चालू कर देने हैं। और छठा टॉपिक आता है आपका प्रमाण पत्र प्राप्त करना और वकालत शुरू कर लेना। ठीक है। चालू वकालत के साथ साथ आप LLM की भी एग्ज़ाम दे सकते हो। एक टॉपिक छूट गया था जो मुझे याद आया कि वकील के अलग अलग नाम क्या है, तो मैंने लिखा तो है पर मैं आपको समझाना भूल गई थी। तो देखो 8 से 10 नाम है जो मैंने इधर लिखे हैं। तो वकील को लॉयर भी कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, बैरिस्टर, सॉलिसिटर, अटॉर्नी, अधिवक्ता, प्लीडर, मुख्तार और राजस्व अभिकर्ता। ये अलग अलग नेम है जिसके इंग्लिश में भी मैंने नेम लिखे हैं पूरे, तो आप इनको भी खास ध्यान में रखें। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वकील के अलग अलग नाम क्या है तो पूरी लिस्ट आप लिख सकते हो। ठीक है गाइज। और AIB की जो एग्ज़ाम है उसका मैं बहुत ही अच्छा सीरीज़ लॉ वाइज अलग अलग पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। तो विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हो और मैं कोशिश करूँगी कि उसका वीडियो या नोट्स आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ। और नोट्स मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज मैं नहीं लेती हूँ। तो थैंक यू गाइज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ कमेंट्स।